नमस्ते बच्चों, मैं CS तनय कसेरा, हैविंग experience of more than 18 years to teach students of CS at all the level, एग्जीक्यूटिव लेवल, प्रोफेशनल लेवल, फाउंडेशन जो आपका CS EET हो चुका है, सभी लेवल पर मैं लॉ के पेपर्स पढ़ाता हूं। ठीक, अब मैं यहां आपसे डिस्कस कर रहा हूं या आज मैं जो पेपर स्टार्ट करने वाला हूं, जिस पेपर के बारे में आपको बताने वाला हूं वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, जिसे हम बोलते हैं जिगल। ठीक है, अब मैं पहले आपको पेपर का सब्जेक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। हम आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हम डिटेल पढ़ना चालू करेंगे, एक एक चैप्टर लेना चालू करेंगे, है ना। हमें मालूम होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में है, फिर हम उसकी स्टडी करना चालू करते हैं, है ना। अब जैसे ये चैप्टर का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, तो इसमें बेसिकली 3 कैटेगरी के लॉ आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब सीखने को मिलेगा। ज्यूरिस मतलब होता है लॉ, प्रूडेंस मतलब होता है उसकी स्टडी। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब होता है लॉ की स्टडी, ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब क्या होता है, लॉ की स्टडी, है ना। तो हमें यहां लॉ की स्टडी करनी है। दूसरा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब कि भाई लॉ पढ़ते समय लॉ में जो टेक्निकल वर्ड आते हैं, लीगल वर्ड आते हैं, उनका सही मीनिंग देखना, लॉ के प्रोविजंस का ट्रू मीनिंग जानना, लॉ के प्रोविजंस का सही सेंस में सही मीनिंग जानना इज इंटरप्रिटेशन। तो यहां इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड प्रोविजंस मिलेंगे, एक चैप्टर मिलेगा जिसमें, अच्छा, इंटरप्रिटेशन करना हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि हम एज ए लॉ ऑफिसर, एज ए लीगल ऑफिसर, हमारा पूरा काम लॉ का रहेगा। तो लॉ में तो बेटा चेंज होते रहते हैं, तो हम आपको यहां जो पढ़ा रहे हैं, कल 4 साल बाद जब आप जॉब या प्रैक्टिस करने जाओगे, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। अब चेंज आ जाएगा तो बार बार तो क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उसको समझते आना चाहिए, दैट इज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फिर क्या दिया है, फिर जो जनरली लॉ होते हैं जो कि कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जनरल पब्लिक के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उन जनरल लॉ का इसके अंदर अपने को बताया है। मैंने जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है उसमें 3 वर्ड लेकर मैंने उनका मीनिंग आपको समझाया। पहला ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब होता है लॉ का नॉलेज लेना, ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब होता है लॉ का नॉलेज लेना। तो यहां हम लॉ के बारे में सीखेंगे, लॉ होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, प्रोविजंस क्या है अलग अलग तरह के लॉ के। दूसरा, लॉ को हमें इंटरप्रीट करने सीखना है। लॉ को इंटरप्रिटेशन करना मतलब कि लॉ तो किसी और ने बनाया है, वहां वर्ड्स जो लिखे हैं वो तो किसी और ने दिए हैं, तो उसका सही मीनिंग जानना इंटरप्रिटेशन कहलाता है ना। तीसरा है यहां हमें जनरल लॉ सीखने को मिलेगा कि कौन कौन से जनरली लॉ हैं जो जनरली सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, उन लॉ का हमें नॉलेज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तो फिर समझ लें कि एज ए लीगल ऑफिसर, हम एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमारा काम क्या रहेगा, बोले हमारा काम लॉ का रहेगा, हम लॉ कंप्लाई करेंगे। हम लीगल ऑफिसर हैं, तो जब हम लॉ ऑफिसर हैं, हम लॉ कंप्लाई करेंगे, तो सभी तरह के लॉ का हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हमारा कोर फील्ड जो है वो कॉर्पोरेट लॉ है, हमारा मेन फील्ड जो है वो कंपनी लॉ है, सिक्योरिटी लॉ है, हमारा मेन फील्ड वो है। बट फिर भी क्योंकि हम लॉ ऑफिसर हैं, हम कंप्लायंस ऑफिसर हैं, हमारा काम कंपनी पे जितने तरह के लॉ लग रहे हैं सबका कंप्लायंस करना है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें लॉ का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कुछ लॉ जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं उनका तो हमें एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, उनका हमें एडवांस नॉलेज होना चाहिए, जैसे कंपनी लॉ। बट कुछ लॉ जो हमारे मेन फील्ड नहीं है, जैसे सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, तो उनका भी हमें बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि एज ए लीगल ऑफिसर, एज ए लॉ ऑफिसर, हमें लॉ के प्रोविजंस का क्या करना है, कंप्लायंस करना है। आपको समझ में आई मेरी बात। तो यहां ये 3 वर्ड हमने समझे पहले। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ का नॉलेज कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली पढ़कर मिलेगा। दूसरा, इंटरप्रिटेशन मतलब लॉ के प्रोविजंस को सही तरीके से इंटरप्रीट करना, जानना, उनका फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग, है ना। एंड तीसरा, जनरल लॉ कौन कौन से होते हैं। अब
मैं पढ़ाऊंगा आपको नोट्स में से ही, बट एक मॉड्यूल की स्टार्टिंग की चीजें ये देखना जरूरी होता है ना। तो अब जैसे ये आप देखेंगे कि आपका ये जो पेपर फर्स्ट है ना, अब यहां जो ऑब्जेक्टिव्स दिया है इसे ध्यान से पढ़ें एक बार। क्या लिया है? टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ लॉ, है ना। वर्किंग नॉलेज मतलब इस सब्जेक्ट में जितने लॉ हमें पढ़ना है, हमें उसका वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड है, हमें उसका एक्सपर्ट या एडवांस नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने आपको कहा ना, हमारा कोर एरिया, हमारा मेन एरिया कंपनी लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, सिक्योरिटी लॉ है। उसमें लेवल ऑफ नॉलेज, जब उसका मॉड्यूल आप उठा के देखोगे तो उसमें लेवल ऑफ नॉलेज क्या रहेगा? एडवांस लेवल का रहेगा। बट ये ऐसे लॉ हैं जिनका, क्योंकि हम लीगल ऑफिसर हैं, हम लॉ ऑफिसर हैं, हम कंप्लायंस ऑफिसर हैं, हमारी तो ड्यूटी ही बनती है लॉ के सारे प्रोविजंस कंप्लाई करने की। तो यहां जितने लॉ दिए हैं इनका हमें वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। वर्किंग नॉलेज इसलिए भी रिक्वायर्ड है क्योंकि हमें हमारी लीगल ड्यूटीज परफॉर्म करने में इन चीजों का डे टू डे बिजनेस में सामना करना पड़ सकता है। तो हमें मालूम होना चाहिए ये है क्या। तो कई सारे लॉ तो जनरल लॉ में भी हमें पूरे दिए हैं, बट कई सारे लॉ ऐसे हैं जिनकी बेसिक चीजें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें वो प्रोविजंस बताए गए हैं। एक चीज आई समझ में आपको? अब यहां आप देखोगे तो आपके पास टोटल 17 तरह के लॉ हैं। यहां हमें टोटल 17 लॉ पढ़ना है ना। सोर्स ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन। तो जैसे आपने CSEET में, CS फाउंडेशन में अलग अलग तरह के लॉ पढ़े थे ना, आपने कंपनी लॉ पढ़ा वहां, आपने वहां कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, आपने वहां टॉट पढ़ा, आप वहां पर CS एक्ट पढ़कर आए, ठीक है। फाउंडेशन में थे तो आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा, आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा आपने। तो जैसे वो अलग अलग लॉ थे, ऐसे ही यहां पर आपको ये 17 अलग तरह के लॉ दिए हैं। ये लॉ आपस में अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन इन द सेंस एक को पढ़ने के लिए दूसरे का पढ़ना जरूरी नहीं है ना। तो हम एक एक करके लॉ स्टार्ट करेंगे। पहले मैं उन लॉ से स्टार्ट करूंगा जो थोड़े से इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझने में आपको अच्छा भी लगेगा, ताकि लॉ पर जब धीरे धीरे हमारी ग्रिप बनेगी तो फिर सारे तरह के लॉ पढ़ने तो सभी तरह के लॉ हैं। बट अगर हम बीच में से भी कोई सा भी लॉ स्टार्ट कर दें, बीच में से भी कोई सा भी लॉ स्टार्ट कर दें, जैसे मैं आपको सबसे पहले CRPC पढ़ाऊंगा, है ना। तो CRPC अपन पढ़ रहे हैं तो उसका बाकी 16 लॉ से 16 तरह के जो 16 तरह के लॉस दिए हैं उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप पढ़ सकते हो उसको कहीं किसी भी स्टेज पर, बट हाँ कोई भी लॉ आप पढ़ना चालू करो, फर्स्ट डे से अगर आपने उसे पढ़ा है वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं समझ में आने का चांस ही नहीं है ना। तो मैं आपको अब स्टार्ट कर रहा हूं CRPC से। उसके पहले हम एक बार वापस से रिकैप करते हैं जो जो हमने देखा। हमने सबसे पहले देखा ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब होता है स्टडी ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, फिर इंटरप्रिटेशन मतलब टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ, एंड जनरल लॉ, जनरल कैटेगरी के लॉ। एंड ये जो हमारा मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर हमें लेवल ऑफ नॉलेज कौन सा रिक्वायर्ड है? वर्किंग नॉलेज। हमें मालूम होना चाहिए सोर्स ऑफ लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या प्रोविजंस हैं, इंटरप्रिटेशन किस तरह से किया जाता है ना। तो लेवल ऑफ नॉलेज, वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। फिर ये जो पेपर आता है स्कोरिंग पेपर है, काफी अच्छे मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो, क्योंकि एक तो लेवल ऑफ नॉलेज, वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड है, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। 80 to 90% पेपर, ये पेपर जो है 80 to 90% पेपर डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। एंड अगर आपने प्रॉपरली क्लास अटेंड की है, प्रॉपरली चीजें पढ़ी है, मैं गारंटी देता हूं यहीं मैं आपको क्लासरूम में इतना रिवाइज करवा दूंगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। सिंपल भी है, एंड क्योंकि लेवल ऑफ नॉलेज वर्किंग नॉलेज है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, एवरेज क्वेश्चन आता है। एकदम सिंपल भी नहीं आता है क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम है, बट एवरेज क्वेश्चन आता है। जैसे कंपनी लॉ के क्वेश्चन आते हैं टफ क्योंकि लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपर्ट नॉलेज है, सिक्योरिटीज में आते हैं क्वेश्चन क्योंकि लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपर्ट है वहां पर भी। यहां तक चीजें समझ में आई। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर।
तो बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या बोले तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर अपन प्रोविजंस पर आते हैं, है ना। वैसे देखा जाए तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये मेन सब्जेक्ट मैटर होते हैं, ये मेन फील्ड होते हैं किसके? एडवोकेट के। जैसे एज ए कंपनी सेक्रेटरी हमारा मेन फील्ड क्या रहेगा? कंपनी लॉ। हमारा मेन फील्ड क्या रहेगा? सिक्योरिटी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ। हम लीगल कंप्लायंस करेंगे, हम लॉ का कंप्लायंस करेंगे, एंड हमारा जो मेन एरिया रहेगा वो क्या रहेगा? कंपनी लॉ रहेगा, कॉर्पोरेट लॉ रहेगा। हम कोर्ट में जाकर सिविल लॉ की या क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस थोड़ी करेंगे, बट क्योंकि हम कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं, हम लीगल ऑफिसर बनने वाले हैं, हम लॉ ऑफिसर बनने वाले हैं, तो हमें सभी तरह के लॉ का क्या होना चाहिए? नॉलेज। जो लॉ हमारे लिए मेन है, जो लॉ हमारी ब्रेड एंड बटर से रिलेटेड हैं, जिस लॉ में हमें एक्सपर्टीज चाहिए, जैसे कि कंपनी लॉ, तो उसका तो हमें डिटेल नॉलेज दिया है, उसका तो हमें वाइड डेप्थ नॉलेज दिया है। हम कंपनी लॉ का मॉड्यूल उठाकर देखेंगे तो उसके फ्रंट पेज पर ही लिखा हुआ है लेवल ऑफ नॉलेज, एडवांस नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज। ठीक है, लेकिन जो हमारा जिगल वाला मॉड्यूल है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, इसमें वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का या सीआरपीसी का डिटेल नॉलेज नहीं दिया है, हमें सीआरपीसी डिटेल में नहीं है, हमें सीआरपीसी बहुत बेसिक चीजें हमें समझाई गई हैं। बेसिक चीजें समझाई गई इन द सेंस, क्योंकि हम लॉ ऑफिसर बनने वाले हैं, हम लीगल ऑफिसर बनने वाले हैं, हमारा काम ही लॉ का कंप्लायंस देखना है। तो एज ए लीगल ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, हमें सिविल लॉ, हमें क्रिमिनल लॉ, इनका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हमें कोर्ट में अपीयरेंस नहीं देना है। वो एक्सक्लूसिव फील्ड किसका है? बोलो वो एक्सक्लूसिव फील्ड लॉयर का है। जैसे एज ए कंपनी सेक्रेटरी केवल सीएस अपॉइंट हो सकता है और कोई दूसरा नहीं। लॉयर चाहे कि वो एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम कर ले, नहीं कर सकता। ऐसे ही हम चाहें कि कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर लें। कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करना मतलब समझ में आया ना, कि किसी पर्सन के केस को हम फाइट करना चाहते हैं। मान लो हमारी कंपनी के अगेंस्ट किसी ने सिविल केस या क्रिमिनल केस फाइल किया है और हम कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कोर्ट में, तो हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट, बट हम कंपनी के बिहाफ पर एज एन एडवोकेट अपीयर नहीं हो सकते, हम कंपनी के बिहाफ पर एज अ प्लीडर अपीयर नहीं हो सकते, हम कंपनी के केस को फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव अथॉराइजेशन किसका है? लॉयर का है। ठीक है, लॉयर, उन्हें सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का डेप्थ नॉलेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनका मेन एरिया है, वो उनका कोर एरिया है। जैसे हमारा कोर एरिया है कंपनी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ, इनको हमें डेप्थ नॉलेज दिया जाता है। बट हमें सभी तरह के लॉ का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सिविल और क्रिमिनल लॉ का बेसिक नॉलेज तो उस पर्सन को भी होना चाहिए जो लॉ पढ़ रहा हो चाहे नहीं पढ़ रहा हो, जो साइंस का स्टूडेंट हो, अनपढ़ हो, गवार हो, कुछ भी हो, बेसिक सिविल और क्रिमिनल लॉ का नॉलेज तो होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये समझें कि हम जो यहाँ सीआरपीसी पढ़ने वाले हैं, ये इतना सा एक्चुअली नहीं है। ये 40 पेज का जो आपको सीआरपीसी दिया है, एक्चुअली सीआरपीसी इतना सा नहीं है। सीआरपीसी बहुत वास्ट है, आपके मॉड्यूल से बड़ा है सीआरपीसी, बट क्योंकि हमें उसका केवल क्या दिया जा रहा है? बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है, हमें उसका वर्किंग नॉलेज दिया जा रहा है, तो इसलिए हमें उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की है, जो कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ लॉ ऑफिसर, एज अ कंप्लायंस ऑफिसर हमें मालूम होना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां बेसिक चीजें आएगी। जैसे एक जनरल चीज बताता हूं, मतलब क्या आप गालियां बकते हैं? एब्यूजिंग वर्ड यूज करते हैं? हंसो मत, करते हैं ना? चलो नहीं भी करते हैं तो मालूम तो है ना कौन से होते हैं, ताकि अगर कोई अब्यूज करके जाए तो उसे सेम टू यू तो बोल दें,
थैंक यू ना बोले तो सेम तो बोल दें। तो उसी तरह से हमें भी मालूम होना चाहिए ना कि क्रिमिनल लॉ की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, वारंट क्या होता है, समन क्या होता है, डिक्री क्या होता है, इंक्वायरी क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, पुलिस ऑफिसर की क्या पावर है। कल से हम क्राइम नहीं कर रहे हैं, बट कल से अगर हमारी कंपनी के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती है, मान लो कंपनी के पास कोई समन आया, वारंट आया, तो पढ़ना तो हमें है ना, समझना तो हमें है ना। हमें समझ में आना चाहिए ना कि वारंट इशू हुआ है तो अब कंपनी के बिहाफ पर हम क्या करें, समन इशू हुआ है तो कंपनी के बिहाफ पर हम क्या करें, डिक्री आई है, जजमेंट आया है, ऑर्डर आया है, तो कंपनी के बिहाफ पर हमें क्या करना है। क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, उसका तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं ना, तो सारी चीजें तो हमें ही करनी है ना। तो हमें मालूम होगा जब तो हम कुछ करेंगे, अगर हमें मालूम ही नहीं है तो हम करेंगे कहां से कुछ भी। समझे मेरी बात। तो इसलिए सीआरपीसी का हमें केवल बेसिक नॉलेज दिया गया है, इसलिए सीआरपीसी का हमें केवल बेसिक नॉलेज दिया गया है और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड एज अ लीगल ऑफिसर, एज अ लॉ ऑफिसर हमें इन चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। तो जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक सेक्शंस हैं, जितना आपके मॉड्यूल में दिया है उसे नोट्स फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है ना। आप चाहे तो नोट से पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलेगी दोनों में सेम चीज, केवल प्रेजेंटेशन डिफर करता है। मैंने नोट्स में यहां पॉइंट वाइज बनाकर दिया है, सिस्टमेटिकली दिया है। मॉड्यूल में आप जाओगे सब पैराग्राफ में ठोसा हुआ मिलेगा, मिलेगी वही चीजें, अलग चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एक ही बात है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, अब जो है क्या बोला है कि बेटा जो लॉ होते हैं, है ना, लॉ दो तरह का होता है। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है प्रोसीजरल लॉ। लॉ जो, ये बेसिक चीज बता रहा हूं, फिर अपन उसके हिसाब से चलते हैं, है ना। लॉ जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सब्सटेंटिव लॉ, एक होता है हमारा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ में जो सिविल लॉ होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ में जो सिविल लॉ होते हैं वो लॉ होते हैं जो सोसाइटी के मेंबर के राइट्स बताते हैं, सोसाइटी के मेंबर्स के ऑब्लिगेशन बताते हैं। सब्सटेंटिव लॉ में जो क्रिमिनल लॉ होते हैं वो क्रिमिनल लॉ कौन से होते हैं, जो कि क्या डिफाइन करते हैं, ऑफेंस, जो कि ये बताते हैं कि कौन सा एक्ट क्या माना जाएगा, रॉन्गफुल एक्ट माना जाएगा, कौन सा एक्ट क्या माना जाएगा, क्राइम माना जाएगा, एंड किसी व्यक्ति ने अगर वो एक्ट किया है तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। आप समझे मेरी बात, है ना। दो तरह के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ। सब्सटेंटिव लॉ मतलब मेन लॉ होता है। अब बोले वो कैसा होता है, तो बोले अगर वो सिविल नेचर का है, सिविल और क्रिमिनल क्या होते हैं वो भी बताता हूं मैं। बोले अगर वो सिविल नेचर का है तो वो लॉ जिन पर्सन्स पर एप्लीकेबल हो रहा है, वो लॉ जिन पर्सन्स पर एप्लीकेबल हो रहा है वो उन पर्सन्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बताता है। वो लॉ जिन पर्सन्स पर एप्लीकेबल हो रहा है, दैट लॉ डिफाइंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ दोज पर्सन्स। ठीक है, एंड इफ दैट लॉ इज क्रिमिनल लॉ देन दैट लॉ डिफाइंस द एक्ट which will constitute an offense, which will be offense. ठीक है, एंड इफ अ पर्सन इज कमिटिंग एनी ऑफेंस, अगर कोई व्यक्ति कोई भी ऑफेंस कर रहा है, अपराध कर रहा है, रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, तो क्रिमिनल लॉ के द्वारा फिर उसे क्या दिया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, उसे सजा दी जाती है। आप समझे मेरी बात। दूसरा लॉ होता है प्रोसीजरल लॉ, जो कि सब्सटेंटिव लॉ से क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है। इसमें क्या बताई जाती है, प्रोसीजर बताई जाती है ना। ये सब्सटेंटिव लॉ को मैनेज करने के लिए होता है, ये सब्सटेंटिव लॉ को मैनेज करने के लिए होता है, ये सब्सटेंटिव लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन करता है। जैसे हमारा आईपीसी जो है, इंडियन पेनल कोड, हमारा आईपीसी जो है इंडियन पेनल कोड, वो सब्सटेंटिव लॉ है, उसमें एक्ट बताए गए हैं।
वो एक्ट बताए गए हैं जो क्या कहलाएंगे, ऑफेंस। और अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस किया तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है, वो भी कहां बताया है, आईपीसी। ठीक। एंड आईपीसी को मैनेज करने के लिए, आईपीसी को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए जो लॉ है, जो प्रोसीजरल लॉ है, दैट प्रोसीजरल लॉ इज सीआरपीसी, है ना। नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये समझ में आया आपको। तो लॉ मैंने आपको बताया, ये केवल आपके नॉलेज के लिए, ये मॉड्यूल में दिया भी नहीं है, ये जस्ट आपकी केवल इंफॉर्मेशन के लिए है, केवल आपके नॉलेज के लिए है कि भाई लॉ जो है ना वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बोले सब्सटेंटिव लॉ होता है, प्रोसीजरल लॉ होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं जब रिवाइज करवाऊं उस चीज को, तो आप उस चीज को रिवाइज करें। अगर आप उस चीज को रिवाइज करेंगे, आप उस चीज को बोलेंगे, आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो क्योंकि आपको रिवाइज करना है, तो रिवाइज आपको वो करना है जो मैं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा, आपका ध्यान मेरी तरफ रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज सुनकर समझकर रिवाइज करनी है। एंड दूसरा, अगर आप रिवाइज करते रहोगे बेटा तो चीजें याद हो जाएगी। अच्छा, घर पे भी हम कोई चीज लर्न कैसे करते हैं, रिवाइज करके करते हैं ना, बोल बोल के करते हैं ना। तो केवल बैठे रहने से क्या सेंस बनता है, अगर हम उस चीज को बोलते जाएं, उस चीज को एंजॉय करते जाएं, तो ऑब्वियसली आपको उसका डबल फायदा मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है। तो जैसे मैं बोलता जाऊं, आप रिवाइज करते जाएंगे मेरे साथ में, अपने पास अपने प्लेस पर से ही, है ना। तो क्या बोला अपन ने, लॉ कितने तरह के हो गए, दो। वेरी गुड। कौन कौन से हो गए, सब्सटेंटिव लॉ हो गया और प्रोसीजरल लॉ हो गया। वेरी गुड। फिर हमने क्या बोला, सब्सटेंटिव लॉ कौन से होते हैं, जो पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिटरमाइन करते हैं। अगर वो पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिटरमाइन कर रहे हैं, मतलब वो सिविल नेचर का हो गया। और अगर वो एक्ट डिफाइन कर रहा है, रॉन्गफुल एक्ट बता रहा है, तो वो क्या हो गया, क्रिमिनल नेचर का हो गया। समझ में आ गया। तो सिविल लॉ डिफाइंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्संस, क्रिमिनल लॉ डिफाइंस एक्ट विच विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस, क्रिमिनल लॉ में उन ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है। तो इस कैटेगरी में जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, आपने मूवीज में सुना होगा ना, वो जैसा बोलते हैं कि तमाम सबूतों, हालातों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इसे भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की दफा 302, दफा मतलब सेक्शन, सेक्शन 302 के तहत फांसी की सजा दी जाती है। मूवीज देखते हैं तो मूवीज में आता ना कि जज साहब बैठे हैं, बोलते तमाम सबूतों, हालातों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आईपीसी की दफा या भारतीय दंड संहिता की दफा 302 के तहत भाई को क्या दी जाती है, फांसी की सजा दी जाती है। ये वही आईपीसी है। ये मेन लॉ है जो एक्ट बताता है कि कौन से ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे। एंड सब्सटेंटिव लॉ को मैनेज करने के पर्पस से, सब्सटेंटिव लॉ को मैनेज करने के पर्पस से, रेगुलेट करने के पर्पस से, एडमिनिस्ट्रेट करने के पर्पस से जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब की जाती है, वो जो लॉ होते हैं वो प्रोसीजरल लॉ होते हैं। जैसे हमारा सीआरपीसी, नाम से ही क्लियर है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नाम से ही क्लियर है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मतलब इसमें क्या है, प्रोसीजर दी गई है, काहे के रिलेशनशिप में, आईपीसी के रिलेशनशिप में, कि कैसे किस व्यक्ति के अगेंस्ट केस चलाया जाएगा, कैसे उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जाएगी, कैसे फाइनली ये एस्टेब्लिश किया जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है और उसे सजा दी जाएगी। आप समझे मेरी बात। तो ये दो तरह के लॉ हो गए, ये आगे आएगा वापस, इसलिए मैंने नोट्स के अंदर इसको नहीं दिया, बट अपन ने स्टार्ट किया तो देखा अपन ने कि वी आर हैविंग टू कैटेगरीज ऑफ लॉ, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ, इफ any law defines rights and obligation of member of the society, then it is civil law and substantive law. मतलब substantive law in the nature of civil law. And if it defines any act which will constitute offense, that substantive law will be known as criminal law. And उनका मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन करने के पर्पज से जो लॉ दिया है, that law is procedural law, जैसा हमारा सीआरपीसी, जैसा हमारा सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, वो भी प्रोसीजरल लॉ है, उसमें भी प्रोसीजर दी है। आपको एक चीज आई समझ में, है ना। अब हम देखें हमारा जो एक्ट है, अगर हम देखें एक्ट के लिए, तो कोई भी एक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले क्या मिलती है, हमें डेफिनेशंस मिलती है। कोई भी एक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या मिलती है, डेफिनेशंस। एक्ट का ऑब्जेक्ट दिया होता है, एक्ट के ऑब्जेक्ट के बाद क्या दी होती है, डेफिनेशन, ताकि उस एक्ट में जो वर्ड्स आ रहे हैं
ताकि उस एक्ट में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उस एक्ट में उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है वो हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। आप उन मीनिंग को अच्छे से समझ लो, ताकि अलग अलग प्रोविजंस में जब वो वर्ड आएगा तो हम बार बार थोड़ी बताएंगे। हमने एक बार बता दिया ना आपको, आप चेक कर लो एक बार उसको अच्छे से, आप अच्छे से समझ लो एक बार उसको, सीधी सीधी सी बात है। आपको समझ में आई मेरी बात? तो यहां पर भी सबसे पहले हमें क्या दी है, डेफिनेशन। स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छा, ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर का वेटेज है, मान के चलो आप 4 से लेकर 6 नंबर तक का, मिनिमम 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही, 8 तक भी जा सकता है। फिर इसमें आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे। मेरे जो नोट्स आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूं उनके साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, है ना। हम क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही, आपको उनकी प्रैक्टिस भी करना है। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब केस स्टडी होती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब केस स्टडी होती है कि कोर्ट के केस दिए जाएंगे एंड हमें उनका क्या देना रहेगा, हमें उनका डिसीजन देना रहेगा। फर्स्ट डेफिनेशन हमें दी हुई है ऑफेंस की। फर्स्ट डेफिनेशन जो हमें दी है ऑफेंस की, पहले मैं आपको सिंपल वर्ड में बोल के बताता हूं, है ना। फिर जो नोट्स में लिखा है एक एक वर्ड का अपन मीनिंग देखेंगे। फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा जिससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बोला है ऑफेंस मतलब होता है कोई एक्ट या ओमिशन। दो चीजें, कोई एक्ट या ओमिशन। एक्ट मतलब क्या, कोई काम करना। एक्ट मतलब क्या, कोई काम करना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो। जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं। जैसे आप मूवी देख रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है। ओमिशन, ओमिशन मतलब क्या होता है कि कोई काम करने की हमारी ड्यूटी बनती थी बट हमने नहीं किया, फेल्स टू डू। ओमिशन मतलब क्या होता है कि हमारी कुछ काम करने की ड्यूटी बनती थी बट वो हमने नहीं किया, फेल्स टू डू। क्या मतलब, जैसे हमें पढ़ना चाहिए बट हम नहीं पढ़े, ओमिशन। क्या हमारी ड्यूटी बनती पढ़ने की, हाँ, हमने पढ़ाई की नहीं, दैट इज ओमिशन। मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, दैट इज ओमिशन। आप समझे मेरी बात? जैसे हमें नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का ऑनर करना चाहिए, हमने नहीं किया, दैट इज ओमिशन। आप समझे मेरी बात? तो दो चीजें होती है, एक होता है एक्ट, एक होता है ओमिशन। एक्ट मतलब कोई काम करना, ओमिशन मतलब फेल्स टू डू। हमें कोई काम करना चाहिए था, लीगली वो काम करने की हमारी ड्यूटी बनती थी बट हमने नहीं किया, दैट इज ओमिशन। ठीक है। अब बोले कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल हो, कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि क्या हो, पनिशेबल हो। किसी भी एक्ट में, उस एक्ट या ओमिशन के लिए, किसी भी लॉ में उस एक्ट या ओमिशन के लिए अगर क्या बताया है, पनिशमेंट बताया है, तो वो एक्ट या ओमिशन क्या कहलाएगा, ऑफेंस कहलाएगा। वापस से, ऑफेंस की डेफिनेशन दो पार्ट में दी है बेटा, है ना। मैंने आपको फर्स्ट पोर्शन बताया, एंड करके एक सेकंड पोर्शन और दिया है। फर्स्ट पोर्शन में हमें क्या बोला है, अब हम एक एक लाइन इसमें से देखते हैं। तो सबसे पहले बोला है कोई भी एक्ट होना चाहिए या ओमिशन, या एक काम करें सिंपल, हम एक बार वो लेते हैं कि ऑफेंस मतलब क्या हुआ, कोई रॉन्गफुल
ये क्या हुआ? हेलो, हेलो, हेलो। तो डेफिनेशन जो है वो दो पार्ट के अंदर दी हुई है ना। एक तो हमें बताता है एक्ट या ओमिशन जो कि ऑफेंस कहलाएंगे, एंड दूसरा दिया है एक कंप्लेंट जो कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 में की जा सकती है। एक कंप्लेंट जो कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 में की जा सकती है, वो कंप्लेंट भी ऑफेंस कहलाएगी। अब मैं दोनों को समझाता हूं। आपको एक्ट का मतलब समझ में आ गया? एक्ट मतलब कोई काम करना, है ना। ओमिशन का मतलब समझ में आ गया कि हमारी कुछ काम करने की ड्यूटी बनती थी बट वो काम हमने नहीं किया, दैट इज ओमिशन। ठीक है। क्या हर एक्ट या ओमिशन ऑफेंस कहलाएगा? नहीं। क्या हर एक्ट या ओमिशन ऑफेंस कहलाएगा? नहीं। आप एक्ट कर रहे हो, हाँ। आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक्ट कर रहा हूं, हाँ। तो क्या ये ऑफेंस हो गया? आप समझे मेरी बात में क्या बोल रहा हूं कि क्या हर एक्ट या ओमिशन ऑफेंस कहलाएगा? बोले नहीं, हर एक्ट या ओमिशन ऑफेंस नहीं कहलाएगा। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं तो मैं एक्ट कर रहा हूं, क्या ऑफेंस हो गया? नहीं। मैं खाना खा रहा हूं, मैं एक्ट कर रहा हूं, क्या ऑफेंस हो गया? नहीं। मैं मूवी देख रहा हूं, मैं एक्ट कर रहा हूं, क्या ऑफेंस हो गया? नहीं। तो हर एक्ट या ओमिशन ऑफेंस नहीं कहलाता है। वही एक्ट या ओमिशन ऑफेंस कहलाएंगे जो पनिशेबल हो। वही एक्ट या ओमिशन ऑफेंस कहलाएंगे जो पनिशेबल हो, जिनके लिए पनिशमेंट दिया हो, जिनके लिए पनिशमेंट दिया हो। काइने फॉर द टाइम, एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स मतलब बोले जिस समय ऑफेंस हुआ था ना, या यूं कह लो जिस समय वो एक्ट हुआ था ना, जो ऑफेंस है, तो जिस समय वो एक्ट हुआ था उस समय जितने भी लॉ थे, अगर उनमें से किसी भी लॉ में ये लिखा था कि ये एक्ट क्या है, पनिशेबल है, तो वो एक्ट क्या हो जाएगा? ऑफेंस। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल समझते हैं। जैसे है ना, मुस्लिम्स के अंदर ट्रिपल तलाक हुआ करता था पहले। मुस्लिम्स के अंदर ट्रिपल तलाक होता था पहले।
तो एक मान लो सलीम है ना, सलीम और सलमा है ना। अब सलीम ने सलमा को बोल दिया तलाक तलाक तलाक। क्या सलीम ने कोई एक्ट किया है? हाँ। क्या इस एक्ट का कोई उसे पनिशमेंट मिल सकता है? तो जब तक ट्रिपल तलाक बैन नहीं हुआ था तब तक वो इस तरह से तलाक दे सकता था और ये एक्ट पनिशेबल नहीं था, तो ये ऑफेंस नहीं था। बट जब अब लॉ में चेंज हो गया कि ट्रिपल तलाक क्या है, प्रोहिबिटेड है, अगर ट्रिपल तलाक देते हैं 2 साल की सजा होगी, तो ऐसे सिचुएशन में आज अगर जब ट्रिपल तलाक बैन हो चुका है, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स मतलब ये देखना है जिस समय वो एक्ट हुआ था उस समय जो लॉ थे क्या उस लॉ में वो पनिशेबल है। तो आज अगर ट्रिपल तलाक बैन है, आज सलीम अगर सलमा को बोलता है तलाक तलाक तलाक, तो एक तो उसका ये एक्ट क्या हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगा, बिकॉज इट इज पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। इस वर्ड का मतलब समझ में आया? एनी लॉ, कोई सा भी लॉ हो। फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स मतलब बोले उस टाइम पर वो लॉ एग्जिस्टेंस में था, उस टाइम पर वो लॉ एप्लीकेबल था। किस टाइम पर? जब आपने वो एक्ट या ओमिशन किया है। किस टाइम पर? जब आपने वो एक्ट या ओमिशन किया है। आप समझे मेरी बात? हर एक्ट ऑफेंस नहीं हो जाता है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं, तो क्या वो एक्ट कर रहा हूं? हाँ कर रहा हूं, तो क्या ये ऑफेंस हो गया? नहीं। बट मैंने ड्राइव करते करते किसी को उड़ा दिया, मैंने एक्सीडेंट किया है। क्या एक्सीडेंट करना अलाउड है? क्या ये एक्ट अलाउड है? नहीं, ये एक्ट अलाउड नहीं है। ये क्या हो जाएगा? तो बोले ये पनिशमेंट हो जाएगा यार, ये पनिशेबल हो जाएगा, इसके लिए सीआरपीसी आईपीसी के अंदर पनिशमेंट मिलेगा। तो क्या हो गया? तो बोले ये ऑफेंस हो गया यार, ऑफेंस कर दिया आपने। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो हर एक्ट ऑफेंस नहीं होता है, वही एक्ट ऑफेंस होते हैं जिनके लिए पनिशमेंट बताया गया हो किसी भी लॉ में जो उस समय इन फोर्स था, उस समय एग्जिस्टेंस में था, उस समय एप्लीकेबल था, जिस समय वो एक्ट हुआ। ये समझ में आया? ओमिशन, ओमिशन मतलब क्या बताया मैंने आपको कि हमारी कोई काम करने की ड्यूटी बनती थी बट हमने नहीं किया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या, जैसे हमें नेशनल एंथम का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब हमने नेशनल एंथम बज रहा है तो ऑब्वियसली हमें स्टैंडिंग पोजीशन में होकर उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमने नहीं किया तो हमने एक्ट नहीं किया, कुछ भी हम बैठे थे, हमने एक्ट नहीं किया, बट वहां हमारा कुछ काम करने की ड्यूटी बनती थी जो हमने नहीं किया, दैट इज ओमिशन। आपको पढ़ना चाहिए, आप नहीं पढ़ते हो, दैट इज ओमिशन। मुझे आपको पढ़ाना है, मैं अगर नहीं पढ़ाता हूं, दैट इज ओमिशन। बट अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो क्या आपको सजा हो जाएगी? जेल में डाल दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पापा मम्मी पिटाई लगाएंगे, और क्या होगा? नहीं। तो क्या उस ओमिशन के लिए किसी लॉ में पनिशमेंट बताया है? नहीं। तो हर ओमिशन थोड़ी ऑफेंस हो जाएगा यार, वही तो हम देख रहे हैं कि हर ओमिशन ऑफेंस नहीं है। वही ओमिशन ऑफेंस होगा जिसके लिए पनिशमेंट बताया है। कहां पनिशमेंट बताया? किसी भी लॉ में। जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये ओमिशन है। जैसे हमें पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री के अंदर से पॉल्यूटिंग मैटर डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, तो मुझे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से सारी स्टेप्स उठाना चाहिए, मैंने नहीं उठाई, दैट इज ओमिशन। दैट ओमिशन इज पनिशेबल, मुझे सजा मिल सकती है। इट मीन्स आई हैव कमिटेड एन ऑफेंस। तो ऑफेंस मतलब रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। ऐसा एक्ट करें जो गलत है, ऐसा ओमिशन करें जो गलत है, और क्योंकि वो गलत है तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। या वो गलत है ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो बोले ये ऐसे मालूम पड़ेगा कि अगर उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है किसी लॉ में तो वो गलत है, और अगर वो गलत है तो आपने ऑफेंस किया। आप समझे मेरी बात? जैसे राजेश है, मैरिड है ऑलरेडी, उसने एक मैरिज और कर ली, ठीक है, अब उसने 2 शादी कर ली। क्या मैरिज करके उसने कोई एक्ट किया? हाँ। क्या हिंदुओं में डबल मैरिज अलाउड है? नहीं।
तो उसने एक ऐसा एक्ट किया जिसके लिए उसे क्या मिल सकता है, पनिशमेंट। और अगर उसे क्या मिल सकता है, पनिशमेंट, इट मींस ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, डेफिनेटली ऑफेंस। आप समझे मेरी बात? तो एक्ट मतलब कोई काम करना, ओमिशन मतलब कोई काम करने की हमारी ड्यूटी बनती थी बट हमने नहीं किया। बट हर एक्ट या ओमिशन ऑफेंस नहीं होता है। रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल ओमिशन ही ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, रॉन्गफुल ओमिशन किया है, कैसे मालूम पड़ेगा कि वो रॉन्गफुल है? तो बोले अगर किसी लॉ में उसके लिए पनिशमेंट बताया है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाए। ये चीज आई समझ में? तो ये लिखा ना, मेड पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। इन वर्ड का मतलब समझ में आ रहा ना? अब क्योंकि हमें लॉ पढ़ना है तो हमें लीगल वर्ड ज्यादा से ज्यादा देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर बोला है इसमें इंक्लूड किया है एक कंप्लेंट को जो सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 हो सकती है। समझाता हूं मैं आपको ये क्या बोला है ना? चले देखें, कैटल मतलब क्या होता है? जानवर होता है, मवेशी होता है, चौपाया होता है जिसके 4 पांव होते हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, दीज आर ऑल कैटल्स। ट्रेसपास मतलब होता है घुसपैठ करना। ट्रेसपास मतलब होता है जबरदस्ती बिना किसी लीगल रीजन के, फोर्सफुली विदाउट एनी लीगल रीजन यू आर टेकिंग एंट्री इनटू लैंड ऑफ एनी अदर पर्सन। मैं अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस रहा हूं, जबरदस्ती एंट्री ले रहा हूं, तो मैंने ट्रेसपास का ऑफेंस किया है। जैसे आपके घर में रात को चोर घुस आया, तो वो जो चोर आया है वो चाहे चोरी कर पाए चाहे नहीं कर पाए, ट्रेसपास का ऑफेंस तो उसने कर दिया है। ट्रेसपास मतलब घुसपैठिया। ये वर्ड अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो पेपर या न्यूज चैनल के अंदर आपने सुने होंगे। अगर आप पढ़ते हैं पेपर या न्यूज चैनल देखते हैं, टीवी तो देखते ही होंगे, खैर क्या आता ना, पाकिस्तान से इतने घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आए। घुसपैठिए मतलब अब वो पाकिस्तान से हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, तो क्या परमिशन लेकर आ रहे हैं? क्या वीजा लेकर आए हैं? अरे हमारी कंट्री के अंदर अगर आपको आना है तो उसका एक लीगल सिस्टम है ना। आप उस सिस्टम के अगेंस्ट जाकर आ रहे हो। अगर आप उस सिस्टम के अगेंस्ट जाकर आ रहे हो, इट मींस यू आर डूइंग एक्ट ऑफ ट्रेसपास, यू आर ट्रेसपासिंग। तो वो मेरा पर्सनल सेंस में भी हो सकता है कि मेरी पर्सनल जमीन में कोई आए, और मेरे देश के सेंस में भी हो सकता है कि मेरी कंट्री में कोई व्यक्ति आ रहा है बिना किसी लीगल रीजन, जस्टिफिकेशन, परमिशन के। ट्रेसपासर कहलाता है। तो ट्रेसपास मतलब क्या हुआ? अ पर्सन हु इज टेकिंग एंट्री ऑन द लैंड ऑफ अनदर पर्सन विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन। मेरा खाली प्लॉट पड़ा है, उस पर 2 लोग आकर दुकान खोल ली, उन्होंने गुमटी लगा ली, ट्रेसपास हो गया। मेरा प्लॉट है, मेरे प्लॉट में आप मेरी परमिशन के बिना एंट्री नहीं ले सकते हैं, दैट इज ट्रेसपास। एंड द पर्सन जो ट्रेसपास का काम कर रहा है ट्रेसपासर्स कहलाएगा। इसे इंट्रूडर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स मतलब अगेन वही घुसपैठिया। ये चीज आई समझ में, है ना? अब यहां 2 चीज, कैटल, कैटल मतलब समझ में आया, मवेशी, चौपाया, जानवर, 4 पैर वाला, है ना? ट्रेसपास मतलब क्या हो गया? घुसपैठिया। ठीक, अब एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे शर्मा जी हैं, है ना? कौन है? जैसे शर्मा जी हैं हमारे। अब शर्मा जी के पास एक गाय है, ठीक, एंड वर्मा जी हैं। वर्मा जी का क्या है? खेत एक। अब जो शर्मा जी की गाय है, क्या वो कैटल है? बिल्कुल है। शर्मा जी की गाय वर्मा जी के खेत में घुस आई एंड पूरी फसल को, जो पूरी क्रॉप्स है, उसे क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। अब जैसे हमारे एक्ट का नाम है ना कैटल ट्रेसपास एक्ट, तो जैसे ट्रेसपास मैंने आपको समझाया, वो ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल देके समझाया। इसी तरह से अगर कोई एनिमल, कोई कैटल हमारी लैंड में बिना किसी लीगल रीजन की एंट्री ले लेता है तो वो कैटल ट्रेसपास कहलाएगा। जैसे ह्यूमन ट्रेसपास हो सकता है वैसे ही कैटल ट्रेसपास हो सकता है। आपको समझ में आई मेरी बात?
तो जैसे शर्मा जी के पास क्या है, एक गाय है। अब वो गाय कहां जाती है, वर्मा जी के खेत में, रोज वहीं चारा सब कुछ खा पी कर वहीं आती है। मतलब कितनी अच्छी गाय है कि शर्मा जी के खेत में, शर्मा जी के गाय शर्मा जी की है, बट किसके खेत में जाती है, वर्मा जी के। लंच डिनर ब्रेकफास्ट वहीं करके आती है, दूध देने वापस किसके यहाँ जाती है, शर्मा जी के यहाँ जाती है। ऐसी गाय कहीं मिलेगी क्या, नहीं। अब बेसिकली वो क्या कर रही है, वर्मा जी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रही है, वो वर्मा जी की प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचा रही है, वो वर्मा जी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रही है। ये समझ में आया। तो फिर वर्मा जी के पास राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट, काऊ के अगेंस्ट या शर्मा जी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट करेंगे, गाय के अगेंस्ट करेंगे, शर्मा जी के अगेंस्ट। ऑब्वियसली शर्मा जी के अगेंस्ट करेंगे, क्योंकि ये शर्मा जी की ड्यूटी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है शर्मा जी की, कि वो अपने एनिमल को प्रोटेक्ट करके रखें, कि वो एनिमल किसी को क्या ना पहुंचाए, हार्म ना पहुंचाए। ये देखने की ड्यूटी किसकी बनती है, बोले शर्मा जी की। So, Verma ji is having right to file a complaint under section 20 of Cattle Trespass Act 1871। अगर वर्मा जी ने कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 के अंदर कंप्लेंट फाइल कर दी है, किसके अगेंस्ट, वर्मा जी के अगेंस्ट, देन इट विल बी प्रिज्यूम वर्मा जी ने क्या किया है, ऑफेंस किया है। आप समझे मेरी बात। तो आपको अपने आप को तो संभाल के रखना ही है, आपको अपने जानवर को भी संभाल के रखना है ना। जैसे मान लो शर्मा जी है ना, शर्मा जी के पास क्या है, एक डॉग है जिसका नाम क्या है, विस्की। शर्मा जी के पास एक डॉग है, उसका नाम क्या है, विस्की। अब वो रहता किसके यहां है, शर्मा जी के यहां रहता है, ठीक है। बट मालूम पड़ा वो वहां से निकला और पड़ोस में कौन रहते थे, चोपड़ा जी रहते थे। चोपड़ा जी के घर में घुस गया, चोपड़ा जी को क्या कर लिया, काट लिया उसने। तो अब चोपड़ा जी को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, डॉग ने कोई एक्ट किया, हाँ। क्या उसने चोपड़ा जी को नुकसान पहुंचाया, हाँ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर चोपड़ा जी विस्की के अगेंस्ट केस, विस्की समझ में आ रहा है ना, डॉगी, विस्की के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे क्या, नहीं। वो किसके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे, शर्मा जी के अगेंस्ट। क्यों, विस्की किसकी प्रॉपर्टी है, वो डॉगी किसकी प्रॉपर्टी है, शर्मा जी की। तो शर्मा जी की ड्यूटी बनती थी उसे संभाल के रखें, क्यों नहीं रखा। तो इफ एनी कंप्लेंट इज फाइल्ड अंडर कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, and that complaint will also be treated as an offense। जिस पर्सन के अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल हुई है, माना जाएगा उस पर्सन ने क्या किया है, बोले ऑफेंस किया भाई, तेने क्राइम कर लिया, तेने अंदर जाना पड़ेगा। ये चीज आई समझ में अपने को। तो ये दो पोर्शन के अंदर डेफिनेशन थी। अपनी फर्स्ट डेफिनेशन कंप्लीट हुई है, मैं रिकैप करवा रहा हूं फटाफट से। आप अपना भला चाहते हैं तो मेरे साथ रिवाइज करेंगे, है ना। तो काय की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हम, ऑफेंस की। कौन से एक्ट की, सीआरपीसी की, है ना। ऑफेंस का सिंपल मतलब क्या होता है, रॉन्गफुल एक्ट। ऑफेंस मतलब सिंपल मतलब क्या होता है, रॉन्ग होता है, ठीक। फिर क्या बोला है कि डिटेल डेफिनेशन बोले तो ऑफेंस मतलब क्या, कोई भी एक्ट या ओमिशन। ऑफेंस मतलब क्या, कोई भी एक्ट या ओमिशन। फिर हर एक्ट या ओमिशन ऑफेंस होता है क्या, बोले नहीं। बोले कौन सा एक्ट या ओमिशन ऑफेंस होगा, बोले जिसके लिए पनिशमेंट बताया हो। जिसके लिए क्या बताया हो, पनिशमेंट बताया हो। बोले कहां पनिशमेंट बताया हो, बोले किसी भी लॉ में, फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है। दूसरा क्या बोला, बोले अगर किसी पर्सन ने क्या की है, कंप्लेंट की है। किसी पर्सन ने क्या की है, अगर कंप्लेंट की है, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 20 में। कौन से एक्ट के, कैटल ट्रेसपास एक्ट के। तो माना जाएगा जिस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट की है उसने क्या किया है, बोले ऑफेंस किया है। आपको पहली डेफिनेशन समझ में आई, हो जाएगा ये। नेक्स्ट